भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते ही छोटी बहू नंदिनी अपनी जेठानी सुमन के पैरों में गिर पड़ी। सुमन ने तुरंत उसे उठाया। नंदिनी, ये क्या कर रही है? नंदिनी फूट फूट कर रो रही थी। भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा, कितनी बातें सुनाई, कितनी बार आपका दिल दुखाया, लेकिन आज समझ आया कि इस घर में मेरे लिए सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी ने की थी तो वह आप थीं। सुमन की आंखें भी भर आईं। वह कुछ कह पाती उससे पहले पीछे से बूढ़ी सास की कांपती आवाज आई। आज मेरी दोनों बहुओं ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दिया है। सामने पूरा परिवार खड़ा था। बड़ा बेटा अमित सिर झुकाए खड़ा था। छोटा बेटा रोहन आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी नंदिनी को देख रहा था। और बीच में खड़ी सुमन, जिसे कभी इसी घर में लालची, चालाक और घमंडी कहा गया था। आज उसी सुमन के हाथ में घर की चाबी थी। लेकिन यह चाबी उसे धन की वजह से नहीं मिली थी। यह चाबी उसे मिली थी उस त्याग की वजह से जिसे उसने वर्षों तक किसी से बताया ही नहीं। सुमन ने चाबी अपनी सास के हाथ में रख दी। अम्मा, यह घर आपका है। मैंने तो बस इसे टूटने से बचाया है। सास रो पड़ी। नंदिनी ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। भाभी, एक बात पूछूं? पूछ। जब मैं आपको इतना बुरा समझती थी तब भी आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? सुमन कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, क्योंकि नंदिनी, तू मेरे देवर की पत्नी बाद में थी। वह रुकी और मेरी छोटी बहन पहले। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन यह रिश्ता हमेशा इतना खूबसूरत नहीं था। कभी यही दोनों बहनें जैसी लगने वाली औरतें एक दूसरे को देखकर भी बात नहीं करती थी। कभी इस घर में एक दूसरे की आवाज तक उन्हें चुभती थी। और इसकी शुरुआत हुई थी एक छोटी सी बात से। 15 साल पहले शहर के किनारे एक पुराना सा मकान था। मकान बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें रहने वाले लोग दिल के बहुत बड़े थे। घर में बूढ़ी माँ शारदा देवी, उनका बड़ा बेटा अमित, उसकी पत्नी सुमन और उनका छोटा बेटा रोहन रहते थे। अमित की शादी को 8 साल हो चुके थे। सुमन घर की बड़ी बहू थी। सुबह सबसे पहले उठना, सास की दवा देना, नाश्ता बनाना, अमित का टिफिन तैयार करना, घर का हिसाब रखना, बिजली का बिल जमा करना, किस रिश्तेदार के घर क्या भेजना है यह याद रखना, किसी को बुखार हो तो रात भर जागना। सुमन चुपचाप सब करती थी। उसने कभी अपने कामों की गिनती नहीं की। शारदा देवी अक्सर पड़ोस की औरतों से कहती, मेरी बड़ी बहू ने इस घर को बहुत संभाला है। लेकिन सुमन के मन में एक कमी थी। उसकी शादी के 8 साल बाद भी उसकी गोद सूनी थी। लोग बातें बनाते थे। कोई कहता, शायद बड़ी बहू के भाग्य में संतान नहीं। कोई कहता, घर में बच्चे की किलकारी नहीं है, इसलिए घर भी सूना लगता है। सुमन सब सुनती, मुस्कुराती और रात को अपने कमरे में जाकर चुपचाप रो लेती। अमित उसे समझाता, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। सुमन मुस्कुराकर कहती, मुझे लोगों की बातों का दुख नहीं है। फिर बस कभी कभी लगता है, काश मेरे घर में भी कोई मुझे माँ कहकर बुलाता। अमित उसके आंसू पोंछ देता, तू मेरे लिए ही बहुत है। लेकिन सुमन जानती थी कि पति के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में एक अधूरापन। फिर एक दिन रोहन की शादी तय हो गई। घर में खुशियां आ गईं। छोटा बेटा रोहन अपनी पसंद की लड़की से शादी करने वाला था। लड़की का नाम था नंदिनी। नंदिनी पढ़ी लिखी थी, शहर में पली बड़ी थी। उसे घर के कामों की ज्यादा आदत नहीं थी, लेकिन उसका दिल साफ था। शादी के दिन जब नंदिनी पहली बार घर में आई
तो सुमन ने आरती की थाली लेकर उसका स्वागत किया। उसने नंदिनी के कान में धीरे से कहा, डर मत, यह घर अब तेरा भी है। नंदिनी मुस्कुराई। भाभी, आप सच में मेरी बड़ी बहन जैसी लग रही हैं। सुमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस फिर कभी मुझे पराया मत समझना, नंदिनी ने कहा। कभी नहीं। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद यही वादा टूटने वाला है। शादी के बाद नंदिनी घर में नहीं थी। एक सुबह सुमन ने उसे रसोई में बुलाया। नंदिनी, आज तू दाल बना ले, मैं सब्जी बना देती हूँ। नंदिनी ने कहा, भाभी, मुझे दाल बनानी नहीं आती। सुमन हंस दी। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। लेकिन उसी समय शारदा देवी रसोई में आ गईं। उन्होंने कहा, बहू को शादी के बाद घर का काम तो आना ही चाहिए। नंदिनी का चेहरा उतर गया। सुमन ने तुरंत बात संभाली। अम्मा, नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। नंदिनी ने सुमन की तरफ देखा। उस दिन उसे लगा कि भाभी उसके पक्ष में है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक छोटी सी घटना ने नंदिनी के मन में संदेह पैदा कर दिया। घर के खर्च के लिए सुमन हर महीने पैसे अलग रखती थी। नंदिनी ने एक दिन देखा कि सुमन अपनी अलमारी में कुछ पैसे रख रही है। नंदिनी ने पूछा, भाभी, ये पैसे किसके हैं? सुमन ने तुरंत अलमारी बंद कर दी। घर के हैं। किसके लिए? सुमन ने कहा, जरूरत पड़ेगी तो काम आएंगे। नंदिनी को बात अजीब लगी। उसने सोचा, भाभी घर के पैसे छिपाकर रखती हैं? उस दिन पहली बार उसके मन में शक का बीज पड़ा। और कुछ ही दिनों बाद उस शक को हवा देने वाला व्यक्ति घर में आ गया। शारदा देवी की छोटी बहन गांव से कुछ दिनों के लिए घर आई। उन्होंने नंदिनी को अकेले में कहा, बेटी, इस घर में एक बात समझ लेना। नंदिनी ने पूछा, क्या? मौसी ने धीरे से कहा, बड़ी बहू बहुत सीधी दिखती है, लेकिन घर की सारी चाबी उसी के हाथ में है। नंदिनी चुप रही। मौसी बोली, तेरे पति की कमाई का हिसाब कौन रखता है? भाभी। घर का खर्च? भाभी। तेरी सास की पेंशन? भाभी के पास रहती है। मौसी ने लंबी सांस ली। फिर तू समझदार है, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगी। नंदिनी के मन में फिर सवाल उठा, क्या सच में सुमन घर के पैसों पर कब्जा करके बैठी है? उस रात रोहन घर आया तो नंदिनी ने उससे पूछा, क्या भाभी घर के सारे पैसे संभालती है? रोहन ने कहा, हाँ। क्यों? बस ऐसे ही। रोहन हंस पड़ा। तुम्हें पता है भाभी ने इस घर को कितने साल संभाला है? नंदिनी चुप रही, लेकिन उसके मन का शक खत्म नहीं हुआ। फिर आया वह दिन जिसने दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। एक दिन नंदिनी को अपनी मां की तबीयत खराब होने की खबर मिली। उसे तुरंत मायके जाना था। उसने सुमन से कहा, भाभी, मुझे आज ही मायके जाना है। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? मां की तबीयत खराब है। सुमन ने तुरंत कहा, जा। नंदिनी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी सुमन ने कहा, रोहन को साथ ले जाना मत, उसे कल ऑफिस में जरूरी काम है। नंदिनी को यह बात चुभ गई। मेरी मां बीमार है और आप कह रही हैं कि मेरे पति मेरे साथ नहीं जा सकते? सुमन ने समझाते हुए कहा, नंदिनी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वह बिल्कुल नहीं जा सकता, लेकिन उसकी नौकरी में अभी बहुत जरूरी काम चल रहा है। नंदिनी गुस्से में बोली, आपको मेरे मायके से ज्यादा अपने घर की चिंता है। सुमन चुप हो गई। नंदिनी, बात को गलत मत समझ। लेकिन नंदिनी ने कहा, आपको डर है कि रोहन मेरे मायके वालों पर पैसे खर्च करेगा। सुमन के चेहरे का रंग बदल गया। तू मेरे बारे में ऐसा सोचती है? मुझे अब सब समझ आने लगा है भाभी। नंदिनी कमरे से चली गई।
सुमन वहीं खड़ी रह गई। उस रात उसने बहुत रोया, लेकिन उसने नंदिनी को सच नहीं बताया, क्योंकि सच ऐसा था जिसे वह अभी किसी के सामने नहीं खोलना चाहती थी। और यही राज आगे चलकर इस परिवार को टूटने से बचाने वाला था। 3 महीने बाद एक रात रोहन को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इसे कुछ दिन आराम चाहिए, शरीर बहुत कमजोर है। नंदिनी घबरा गई। इलाज का खर्च सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोहन से कहा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? रोहन चुप रहा। तभी सुमन कमरे में आई। उसने डॉक्टर की पर्ची हाथ में ली। कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, कल सुबह इलाज शुरू करवा देना। नंदिनी ने पूछा, लेकिन पैसे? सुमन ने कहा, उसकी चिंता मत कर। कहाँ से आएंगे? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी को फिर शक हुआ। अगले दिन जब वह सुमन के कमरे के पास से गुजर रही थी, उसने अंदर से आवाज सुनी। सुमन किसी से फोन पर कह रही थी, हाँ, मेरे गहने बेच दीजिए। नंदिनी वहीं रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सुमन आगे बोली, जो भी पैसे मिले अस्पताल में जमा कर दीजिए। नंदिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे याद आया, घर के पैसे छिपाना, उसका शक, मौसी की बातें और अब गहने बेचना। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि सुमन के पास जो गहने थे वे उसके अपने नहीं थे, वे उसकी सास की आखिरी निशानी थे। और सुमन ने उन्हें इसलिए बेचने का फैसला किया था क्योंकि वह अपने देवर की जान बचाना चाहती थी। लेकिन उस रात नंदिनी ने यह सच नहीं सुना। उसने केवल इतना सुना था, मेरे गहने बेच दीजिए। और उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया, अब मैं इस घर में सुमन भाभी पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन सुमन ऐसा त्याग करने वाली थी जिसके सामने नंदिनी का सारा शक हमेशा के लिए शर्म में बदल जाने वाला था। अगली सुबह नंदिनी की आंख खुली तो घर में अजीब सी शांति थी। रोहन अभी सो रहा था। सुमन रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। नंदिनी कुछ देर दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। कल रात की बात उसके मन में घूम रही थी। मेरे गहने बेच दीजिए। आखिर भाभी को इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या सच में रोहन के इलाज के लिए, या फिर घर के पैसों का कोई और राज था? नंदिनी के मन में सवालों का तूफान था। वह रसोई में गई। भाभी। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, कल आप किससे फोन पर बात कर रही थीं? सुमन कुछ पल चुप रही, फिर बोली, किसी से नहीं। नंदिनी को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। मैंने सुना था। सुमन ने चूल्हे की तरफ देखते हुए कहा, तो जो सुना है उसी पर विश्वास कर ले। नंदिनी हैरान रह गई। आप मुझे सच क्यों नहीं बताती? सुमन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में थकान थी, क्योंकि हर सच हर समय बताया नहीं जाता। मतलब, जब सही समय आएगा खुद समझ जाएगी। नंदिनी का गुस्सा और बढ़ गया। यही तो समस्या है भाभी, आप हमेशा पहेलियों में बात करती हैं। सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। नंदिनी वहां से चली गई। लेकिन उसी दिन एक और घटना हो गई। दोपहर में शारदा देवी अपनी अलमारी खोलने गईं। अलमारी में रखा एक छोटा डिब्बा गायब था। वह घबरा गई। सुमन। सुमन दौड़कर आई। क्या हुआ अम्मा? मेरी माँ की दी हुई सोने की चेन कहाँ है? सुमन का चेहरा बदल गया। अम्मा, वह तो इसी डिब्बे में रहती थी। डिब्बा यहाँ है, लेकिन चेन नहीं है। नंदिनी भी कमरे में आ गई। शारदा देवी ने पूछा, तुमने निकाली थी? सुमन ने तुरंत कहा, नहीं अम्मा। तुम्हारे अलावा इस अलमारी की चाबी किसके पास रहती है?
सुमन चुप हो गई। चाबी उसी के पास रहती थी। नंदिनी ने पहली बार सुमन की ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी अनजान व्यक्ति को देख रही हो। मोहिनी मौसी भी वहीं बैठी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहन, घर की चीज घर में ही गायब हो जाए तो बाहर वाले पर शक कैसे करेंगे? सुमन ने उनकी तरफ देखा। मौसी जी, आप कहना क्या चाहती हैं? मौसी बोली, मैं तो कुछ नहीं कह रही। लेकिन उनकी बात का मतलब सब समझ गए थे। शारदा देवी परेशान होकर बोली, सुमन, सच सच बता, तूने चेन कहीं रखी है? नहीं अम्मा। फिर गई कहाँ? सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता। नंदिनी के मन में अचानक कल रात की बात कौंधी। मेरे गहने बेच दीजिए। उसका शक और गहरा हो गया। क्या सुमन ने सच में घर के गहने बेच दिए थे? लेकिन फिर वह सोचने लगी, अगर ऐसा था तो वह मान क्यों नहीं रही? मौसी ने आग में घी डाल दिया। शारदा, तू बहुत भोली है। सुमन ने उनकी तरफ देखा। मौसी बोली, घर की बड़ी बहू के पास चाबी रहती है, पैसे भी वही संभालती है। अब गहने भी गायब हो गए। इतना तो समझ ही सकती है कि घर में कौन क्या कर रहा है। सुमन ने कांपती आवाज में कहा, मौसी जी, मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। मौसी बोली, मैंने तेरा नाम थोड़े ही लिया। नंदिनी चुप खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास नहीं था। सुमन ने यह देख लिया। उसका दिल टूट गया। जिस देवरानी को उसने बेटी की तरह अपनाया था, आज वही उसकी आंखों में उसे चोर समझ रही थी। सुमन ने धीरे से कहा, अम्मा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो घर की सारी चाबियां अभी ले लीजिए। उसने चाबियों का गुच्छा शारदा देवी के सामने रख दिया। आज से घर का हिसाब भी आप रखिए। शारदा देवी रो पड़ी, नहीं बेटी। लेकिन सुमन पीछे हट गई। अम्मा, भरोसा जब दिल से निकल जाए तो चाबी हाथ में रखना भी बोझ लगता है। वह अपने कमरे में चली गई। उस रात सुमन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। सामने उसकी छोटी सी संदूकची खुली थी। उसमें कुछ पुराने कपड़े थे। शादी के समय की एक तस्वीर थी और एक कागज। सुमन ने वह कागज हाथ में लिया। उस पर लिखा था, अस्पताल का खर्च जमा किया गया। सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह कागज उसने वापस रख दिया। फिर उसने अपनी गर्दन को छुआ, जहां कभी उसकी शादी का मंगलसूत्र था। अब वहां केवल एक साधारण काली डोरी थी। उसने अपना मंगलसूत्र भी कुछ दिन पहले बेच दिया था, लेकिन यह बात उसने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि रोहन का इलाज रुकना नहीं चाहिए था। उसके देवर की जिंदगी उसके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसने अपने गहने ही नहीं, अपनी वर्षों की जमा पूंजी तक लगा दी थी। लेकिन जिस घर के लिए उसने इतना किया, उसी घर में आज उस पर चोरी का शक था। अगली सुबह रोहन की हालत अचानक बिगड़ गई। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। नंदिनी के हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने रकम बताई। नंदिनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने रोहन की तरफ देखा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। रोहन ने कमजोर आवाज में कहा, नंदिनी, रहने दो। नहीं। नंदिनी रो पड़ी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी सुमन अस्पताल पहुंची। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने सीधे अस्पताल के काउंटर पर पैसे जमा कर दिए। नंदिनी ने यह देखा। वह हैरान रह गई। भाभी, इतने पैसे? सुमन ने कहा, रोहन का इलाज पहले। लेकिन? कोई लेकिन नहीं। नंदिनी ने पूछा, पैसे कहाँ से आए? सुमन चुप रही। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
भाभी, सच बताइए। सुमन ने उसकी आंखों में देखा। अपने मायके से उधार लिए हैं। नंदिनी को विश्वास नहीं हुआ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सुमन मुस्कुराई। तुझे बताकर क्या करती? तू पहले ही परेशान थी। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसके मन का शक अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिन बाद रोहन का ऑपरेशन सफल हुआ। घर में राहत की सांस आई। लेकिन उसी रात शारदा देवी ने सुमन को अपने कमरे में बुलाया। बेटी, मेरी चेन मिल गई है। सुमन ने चौंक कर पूछा, कहाँ मिली? मेरी पुरानी साड़ी के डिब्बे में। सुमन ने आंखें बंद कर ली। इतने दिनों का अपमान, इतनी बातें, और अंत में चेन वहीं मिली जहां उसे होना चाहिए था। शारदा देवी रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी। सुमन ने उनके पैर पकड़ लिए। अम्मा, आपने तो मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन मैंने तुझ पर शक किया। सुमन कुछ नहीं बोली। तभी नंदिनी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने सारी बात सुन ली थी। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी जेठानी को कितनी गलत नजर से देखा था। लेकिन अभी एक और सच सामने आना बाकी था। अगले दिन नंदिनी घर की सफाई कर रही थी। सुमन की पुरानी अलमारी साफ करते समय उसे पीछे एक फाइल मिली। उसने फाइल खोली। उसमें अस्पताल की रसीदें थीं। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों रसीदें। हर रसीद पर रोहन का नाम था। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। फिर उसे एक और कागज मिला। सुमन देवी, अपने गहने बेचकर जमा की गई राशि। नंदिनी के हाथ से कागज गिर गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। भाभी घर के पैसे नहीं छिपाती थी। वह रोहन के इलाज के लिए पैसे बचाती थी। भाभी ने गहने अपने लिए नहीं बेचे थे। उन्होंने रोहन के लिए बेचे थे। और जिस चेन की चोरी का इल्जाम उन पर लगा था, वह चेन तो घर में ही रखी हुई थी। नंदिनी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया, आपको डर है कि रोहन मेरे मायके वालों पर पैसे खर्च करेगा। उसने अपने ही शब्द याद किए। उसे याद आया, मैं अब आप पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। नंदिनी ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। हे भगवान! उसी समय पीछे से सुमन की आवाज आई। क्या हुआ? नंदिनी ने फाइल छुपाने की कोशिश की, लेकिन सुमन ने देख लिया। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखती रहीं। फिर नंदिनी धीरे धीरे सुमन के पास गई। भाभी, सुमन ने कहा। हाँ। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? सुमन चुप रही। आपने अपने गहने बेच दिए। सुमन ने उसकी बात काट दी। वह जरूरी था। और आपने मुझसे झूठ बोला कि मायके से पैसे लिए हैं। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुझे अपने पति की चिंता थी। मैं नहीं चाहती थी कि तू अपने ऊपर और बोझ ले। नंदिनी रो पड़ी। लेकिन मैंने आपको कितना गलत समझा। सुमन ने उसका सिर सहलाया। गलतफहमी हो जाती है। नहीं भाभी। नंदिनी ने उसके पैर पकड़ लिए। मैंने आपको अपमानित किया, आप पर शक किया, आपको चोर समझा। सुमन ने उसे उठाया। बस, मुझे माफ कर दीजिए। सुमन ने उसकी आंखों में देखा। नंदिनी, माफी मांगने से ज्यादा जरूरी है कि आगे से किसी के बारे में बिना सच जाने फैसला मत करना। नंदिनी ने सिर हिला दिया। लेकिन तभी बाहर से जोर की आवाज आई। अरे, यह क्या हो रहा है? दोनों बाहर आईं। दरवाजे पर मोहिनी मौसी खड़ी थी। उनके हाथ में वही फाइल थी। उन्होंने कहा, तो यह राज था। सुमन का चेहरा बदल गया। मौसी मुस्कुराई।
अब समझ आया कि बड़ी बहू इतनी चुप क्यों रहती थी। नंदिनी ने पूछा, मौसी, आप क्या कहना चाहती हैं? मौसी ने फाइल बंद कर दी। जो तुम दोनों नहीं जानती, वह मैं जानती हूं। सुमन घबरा गई। मौसी ने कहा, सुमन ने सिर्फ अपने गहने नहीं बेचे थे, उसने। वह रुकी। इस घर की जमीन का एक हिस्सा भी बेच दिया है। नंदिनी और शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि यह बात सच थी। लेकिन उसने जमीन क्यों बेची थी? और सबसे बड़ा सवाल, उसने यह बात इतने सालों तक अपने पति अमित से भी क्यों छिपाई थी? यह राज खुलते ही पूरे परिवार की जिंदगी फिर से बदलने वाली थी। मोहिनी मौसी की बात सुनकर घर में जैसे तूफान आ गया। शारदा देवी ने कांपती आवाज में पूछा, सुमन, क्या यह सच है? सुमन चुप रही। अमित ने आगे बढ़कर पूछा, भाभी, आपने जमीन बेची? सुमन ने सिर झुका लिया। हाँ। अमित के चेहरे पर अविश्वास था। लेकिन क्यों? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित की आवाज तेज हो गई। इतने सालों से तुमने मुझसे यह बात छिपाई? सुमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। हाँ। और उस पैसे का क्या किया? सुमन ने रोहन की तरफ देखा। रोहन अस्पताल से वापस आया था और दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था। सुमन की नजर उससे मिली। रोहन की आंखें भर आईं। भाभी। सुमन ने तुरंत कहा, तू अंदर जा। लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहा। नहीं भाभी, आज मुझे सब जानना है। मोहिनी मौसी ने व्यंग्य से कहा। हाँ, आज तो सबको जानना चाहिए। सुमन ने उनकी तरफ देखा। मौसी जी, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन मेरे परिवार के सामने अधूरा सच मत बोलिए। मौसी बोली, अधूरा सच? तूने जमीन बेची है या नहीं? बेची है। अपने देवर के इलाज के लिए? सुमन ने सिर हिला दिया। मौसी ने कहा, लेकिन सिर्फ उसके इलाज के लिए नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। सुमन ने आंखें बंद कर ली। अब वह बात छुप नहीं सकती थी। सालों पुराना सच। सुमन ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। जब रोहन की शादी हुई थी, तब उसकी नौकरी नहीं थी। तनख्वाह कम थी। घर का कर्ज था। अम्मा की दवाइयां थी। वह कुछ पल रुकी। और उसी समय मुझे पता चला कि रोहन के ऊपर एक पुराना कर्ज भी था। रोहन ने हैरानी से पूछा, कौन सा कर्ज? अमित ने उसकी तरफ देखा। मुझे भी नहीं पता था। सुमन ने कहा, कर्ज रोहन ने नहीं लिया था। सब चौंक गए। सुमन बोली, तुम्हारे पिता ने लिया था। घर में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी ने अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन तेरे ससुर के जाने के बाद तो हमने समझा था कि सारा कर्ज चुका दिया गया है। सुमन ने कहा, कुछ कर्ज बाकी था। अमित ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? एक दिन साहूकार घर आया था। उसने कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह घर पर दावा करेगा। शारदा देवी के चेहरे से जैसे खून उतर गया। तूने हमें बताया क्यों नहीं? सुमन ने मां जैसी आवाज में कहा, क्योंकि अम्मा उस समय बहुत बीमार थी। फिर उसने अमित की तरफ देखा। और तुम पहले ही 2 जगह काम करके घर चला रहे थे। अमित की आंखों में आंसू आ गए। फिर तुमने क्या किया? सुमन ने धीमे से कहा, मैंने अपने गहने बेचे। नंदिनी फूट पड़ी। लेकिन इतने पैसे तो उससे भी नहीं आए होंगे। सुमन बोली, इसलिए जमीन का छोटा सा हिस्सा बेचना पड़ा। रोहन ने सिर पकड़ लिया। भाभी, आपने मेरे लिए यह सब किया? सुमन ने तुरंत कहा, अपने लिए नहीं किया था, परिवार के लिए किया था। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं?
सुमन मुस्कुराई, क्योंकि अगर बता देती तो तू खुद को दोष देता। नंदिनी का अपराध बोध। नंदिनी अब खुद को रोक नहीं पाई। वह सुमन के सामने जाकर खड़ी हो गई। भाभी। सुमन ने उसकी तरफ देखा। नंदिनी बोली, मैं आपको लालची समझती रही। सुमन चुप रही। मैंने सोचा कि आप घर के पैसे अपने पास रखती हैं। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। मैंने सोचा कि आप रोहन को मेरे मायके जाने से रोकती हैं, क्योंकि आपको पैसे खर्च होने का डर है। सुमन ने धीरे से कहा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। नंदिनी रोते हुए बोली, और जब घर की चेन नहीं मिली तब भी मैंने मन ही मन आपको दोषी समझ लिया। सुमन ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुझे सच नहीं पता था, नंदिनी ने कहा, लेकिन मुझे पूछना चाहिए था। सुमन कुछ नहीं बोली। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, आपने मुझे बहन कहा था, लेकिन मैंने आपको कभी बहन समझा ही नहीं। सुमन की आंखें भर आईं। नंदिनी ने कहा, आज से मैं आपको सिर्फ जेठानी नहीं कहूंगी। सुमन मुस्कुराई। फिर क्या कहेगी? नंदिनी ने रोते हुए कहा, दीदी। सुमन ने उसे गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोती रहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अमित अब तक चुप था। वह सुमन के सामने आया। उसने पूछा, तुमने मेरी गैरमौजूदगी में इतने बड़े फैसले किए, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? सुमन की आंखें झुक गईं। भरोसा था। फिर? मुझे डर था। किस बात का? सुमन ने पहली बार अपने दिल की बात कही। डर था कि अगर तुम्हें पता चला कि परिवार पर इतना कर्ज है तो तुम टूट जाओगे। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। और तुम? सुमन ने हल्की मुस्कान दी। मैं तो पहले से मजबूत थी। अमित ने कहा, नहीं सुमन। वह रो पड़ा। तुम मजबूत नहीं थी, तुम अकेली थी। सुमन ने पहली बार पति के सामने सिर रख दिया। अमित ने उसे पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो। सुमन ने पूछा, किस बात के लिए? इस बात के लिए कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखी और कभी यह नहीं पूछा कि उसके पीछे कितना दर्द छुपा है। घर में कोई कुछ नहीं बोल पाया। मोहिनी मौसी का चेहरा उतर गया। अब तक जो मौसी सुमन को गलत साबित करने में लगी थी, वह चुपचाप खड़ी थी। शारदा देवी ने उनकी तरफ देखा। मोहिनी, तूने मेरी बहू पर शक क्यों किया? मौसी बोली, मैं तो बस। शारदा देवी ने पहली बार उन्हें बीच में रोक दिया। नहीं। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन बहुत दृढ़ थी। तूने हमारे घर में शक बोया। मौसी चुप हो गई। शारदा देवी बोली, मेरी बड़ी बहू ने इस घर के लिए अपने गहने बेचे, जमीन बेची, अपनी इच्छाएं छोड़ी। उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा और हमने उस पर शक किया। नंदिनी रोते हुए बोली, अम्मा। शारदा देवी ने दोनों बहुओं के हाथ पकड़ लिए। गलती सिर्फ तुम दोनों की नहीं है। वह रो पड़ी। मेरी भी है। उस रात एक और बड़ा सच सामने आया। सबके सो जाने के बाद नंदिनी ने देखा कि सुमन अकेली आंगन में बैठी थी। नंदिनी उसके पास गई। दीदी। सुमन ने मुस्कुराकर पूछा, सोई नहीं? नहीं। क्यों? नंदिनी कुछ देर चुप रही। फिर पूछा, एक बात पूछूं? पूछ। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी? सुमन ने उसकी तरफ देखा। किस बारे में? गहने, जमीन, घर, सबके लिए आपने सब कुछ कर दिया। सुमन चुप रही। नंदिनी ने पूछा, आप अपने लिए क्या चाहती थी? सुमन की आंखें भर आईं। वह बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, मैं मां बनना चाहती थी।
नंदिनी की आंखें भर आईं। सुमन ने आगे कहा, लेकिन जब मेरी गोद नहीं भरी तो मैंने सोचा शायद भगवान ने मुझे मां बनने का अधिकार नहीं दिया। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुमन मुस्कुराई। फिर जब तू इस घर में आई, वह रुक गई। मुझे लगा शायद भगवान ने मुझे बेटी दे दी। नंदिनी रो पड़ी। और मैंने नहीं। सुमन ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। पुरानी बातें मत सोच। लेकिन दीदी, रिश्ते वही मजबूत होते हैं जिनमें गलती के बाद भी इंसान एक दूसरे को छोड़ता नहीं। नंदिनी ने सुमन के कंधे पर सिर रख दिया। दोनों देर तक बैठी रहीं। लेकिन अगले दिन सुबह घर के दरवाजे पर एक अनजान आदमी आया। उसने पूछा, क्या यह अमित जी का घर है? अमित बाहर आया। जी। आदमी ने एक कागज आगे बढ़ाया। यह जमीन के कागजों से जुड़ा नोटिस है। अमित ने कागज पढ़ा। उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। सुमन दौड़कर आई। क्या हुआ? अमित ने कागज उसकी तरफ बढ़ाया। सुमन ने पढ़ा। उसकी आंखों में चिंता छा गई। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ दीदी? सुमन ने धीरे से कहा, जिस जमीन को मैंने बेचा था वह कुछ पल रुकी। उस जमीन पर अब मुकदमा हो गया है। अमित ने कहा, अगर यह मामला हार गए तो? सुमन ने उसकी बात पूरी की। तो हमारे पास यह घर भी नहीं बचेगा। सबके चेहरों पर चिंता छा गई। नंदिनी ने सुमन का हाथ पकड़ लिया। दीदी, अब आप अकेली नहीं हैं। रोहन आगे आया। भाभी ने मेरे लिए सब कुछ किया था। अमित बोला, अब इस घर को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। शारदा देवी ने दोनों बहुओं के सिर पर हाथ रखा। मेरे बच्चों, अब इस घर की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बचेंगी। उन्होंने कहा, यह घर तभी बचेगा जब तुम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े रहोगे। सुमन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस जमीन के मुकदमे के पीछे सिर्फ पैसों का मामला नहीं था। इसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति था जो वर्षों से इस परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। और जब उसका नाम सामने आया तो नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि वह व्यक्ति कोई बाहर वाला नहीं था, वह इसी परिवार का अपना था। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास शारदा देवी चुपचाप बैठी थी। घर में किसी की आवाज नहीं थी। कल तक जिस घर में हंसी सुनाई देती थी, आज वहां चिंता पसरी हुई थी। टेबल पर जमीन का नोटिस रखा था। अमित बार बार उसे पढ़ रहा था। रोहन खिड़की के पास खड़ा था। नंदिनी सुमन के पास बैठी थी। सुमन बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी। सुमन ने उसकी तरफ देखा। डर लग रहा है? सुमन ने हल्की मुस्कान दी। डर तो लग रहा है, फिर भी आप इतनी शांत कैसे हैं? सुमन ने कहा, जब इंसान बहुत कुछ खो चुका हो ना नंदिनी, तब उसे बाकी बची चीजों को बचाने की हिम्मत आ जाती है। नंदिनी ने कहा, लेकिन इस बार आपको अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुमन ने उसका हाथ दबाया। मुझे पता है, पहली बार दोनों जेठानी देवरानी नहीं, सगी बहनों की तरह बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमित ने दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था। वह गांव का पुराना जमीन दलाल था, बंसीलाल। अमित ने पूछा, तुम यहां? बंसीलाल ने कहा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अमित ने उसे अंदर बुलाया। बंसीलाल ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, जिस जमीन का मुकदमा हुआ है, वह जमीन आपने जिस आदमी को बेची थी, उसके पास नहीं है। अमित चौंका। क्या मतलब? कागजों में जमीन किसी और के नाम कर दी गई है? सुमन ने पूछा।
किसके नाम? बंसीलाल ने सिर झुका लिया। आपके छोटे भाई के नाम। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन ने कहा, मेरे नाम? हाँ। नंदिनी ने तुरंत रोहन की तरफ देखा। रोहन के चेहरे पर हैरानी थी। मुझे कुछ नहीं पता। सुमन ने बंसीलाल की तरफ देखा। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने जेब से कुछ कागज निकाले। इन पर आपके छोटे भाई के हस्ताक्षर हैं। रोहन ने कागज हाथ में लिया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। अमित ने कागज छीन कर देखा। सच में ये हस्ताक्षर अलग हैं। सुमन की आंखों में चिंता गहरी हो गई। नंदिनी ने पूछा, फिर किसी ने रोहन के नाम से जाली हस्ताक्षर किए हैं? बंसीलाल ने कहा, यही तो मामला है। बंसीलाल ने धीरे से कहा, एक बात और है। अमित ने पूछा, क्या? जिस आदमी ने यह सब कराया है वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस परिवार के बारे में बहुत कुछ जानता है। सुमन ने कहा, कौन? बंसीलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मोहिनी देवी के बेटे का नाम कागजों में आया है। सबकी नजर एक दूसरे पर टिक गई। नंदिनी के मुंह से निकला, मौसी का बेटा? बंसीलाल ने सिर हिला दिया। रोहन गुस्से में बोला, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? बंसीलाल ने कहा, क्योंकि जिस जमीन का छोटा हिस्सा आपने बेचा था उसी के आसपास अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है। अमित समझ गया। मतलब जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई है। हाँ। सुमन की आंखें बंद हो गईं। उसे अचानक याद आया, कुछ साल पहले मौसी ने उससे कहा था, अगर जमीन बेचनी ही है तो मेरे बेटे के आदमी को बेच देना। उस समय सुमन ने उनकी बात नहीं मानी थी। आज वही जमीन करोड़ों की हो चुकी थी और किसी ने लालच में यह साजिश रची थी। उसी शाम मोहिनी मौसी खुद घर आ गई। उन्होंने आते ही कहा, सुना है मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। सुमन चुप रही। नंदिनी आगे आई। इल्जाम नहीं मौसी जी, कागजों में उसका नाम है। मौसी ने गुस्से से कहा, मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो? नंदिनी ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, जिस तरह आपने बिना सबूत दीदी पर शक किया था, आज हम भी बिना सबूत किसी पर फैसला नहीं करेंगे। मौसी चुप हो गई। नंदिनी ने आगे कहा, लेकिन सच सामने आएगा। मौसी ने सुमन की ओर देखा। तूने इस घर में हमेशा अपना राज चलाया है। आज तेरी वजह से सब मुसीबत में हैं। सुमन कुछ कहती, उससे पहले नंदिनी बोल पड़ी, बस। मौसी ने उसकी ओर देखा। तुम बीच में मत बोलो। नंदिनी ने कहा, आज मैं बोलूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास था। जिस औरत ने इस घर के लिए अपने गहने बेचे, जिसने मेरे पति का इलाज करवाया, जिसने घर बचाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी, उस पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सुमन की आंखों में आंसू आ गए। मौसी कुछ बोल नहीं पाई। अगले दिन सबूत की तलाश शुरू हुई। बंसीलाल ने बताया कि जमीन बेचते समय एक पुराने रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेज तैयार हुए थे। सुमन, अमित और रोहन वहां पहुंचे। नंदिनी भी साथ गई। काफी तलाश के बाद एक पुरानी फाइल मिली। उसमें असली दस्तावेज था और उसके नीचे एक दूसरा कागज, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। उसमें साफ लिखा था, जमीन की पूरी रकम सुमन देवी के खाते में नहीं, बल्कि सीधे साहूकार के खाते में जमा की गई थी। अमित ने सुमन की तरफ देखा। तुमने जमीन का पैसा अपने पास रखा ही नहीं था? सुमन ने सिर हिलाया। 1 रुपया भी नहीं। रोहन की आंखें भर आईं। भाभी, सुमन ने कहा, तुम्हारे पिता का कर्ज चुकाना था। नंदिनी ने धीरे से कहा,
मतलब आपने अपनी जमीन भी इसलिए बेची थी? हाँ। अमित ने सिर झुका लिया। और हम सोचते रहे कि तुम घर की संपत्ति अपने नाम कर रही हो। सुमन मुस्कुराई। गलतफहमियां कभी कभी सच से ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन असली सबूत अभी हाथ नहीं लगा था। रजिस्ट्रार ने एक पुराना रिकॉर्ड निकाला। उसमें जमीन के हस्तांतरण की वीडियो रिकॉर्डिंग का उल्लेख था। सबकी उम्मीद जाग गई। अगर वीडियो मिल गया तो साबित हो सकता था कि रोहन ने कभी जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं किए। लेकिन रिकॉर्ड रूम में पहुंचने पर पता चला, रिकॉर्ड की हार्ड डिस्क गायब थी। अमित ने माथा पकड़ लिया। अब क्या होगा? रोहन बोला। हम हार नहीं मानेंगे, नंदिनी ने कहा। किसी ने रिकॉर्ड जानबूझकर गायब किया है। सुमन ने अचानक कहा। मुझे पता है कौन कर सकता है। सबने उसकी तरफ देखा। कौन? सुमन ने कहा। वही व्यक्ति जिसने सबसे पहले हमारे घर की जमीन के बारे में जानकारी जुटाई थी। अमित ने पूछा। कौन? सुमन ने एक नाम लिया। मोहिनी मौसी का बेटा, राजेश। लेकिन उसी समय नंदिनी का फोन बजा। फोन पर उसकी माँ थी। नंदिनी ने फोन उठाया। हाँ माँ। उधर से उसकी माँ घबराई हुई आवाज में बोली। बेटी, तुम तुरंत घर आओ। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी को किसी ने धमकी दी है। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। किसने? कुछ पल दूसरी तरफ चुप्पी रही। फिर उसकी माँ ने कहा, जिस आदमी से तुम्हारे ससुर ने कभी कर्ज लिया था, उसी का आदमी आया था। नंदिनी ने फोन नीचे कर दिया। सुमन ने पूछा, क्या हुआ? नंदिनी ने कांपते हुए कहा, दीदी, लगता है यह मामला सिर्फ हमारी जमीन का नहीं है। फिर? मेरे मायके वालों को भी इसमें घसीटा जा रहा है। सुमन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तू घबराना मत, नंदिनी बोली। लेकिन अब तो मामला बहुत बड़ा हो गया है। सुमन ने दृढ़ आवाज में कहा। नहीं, अब यह सिर्फ मेरा घर नहीं है। उसने नंदिनी की ओर देखा। अब यह हमारी लड़ाई है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। और उन्हें क्या पता था कि अगले दिन उन्हें ऐसा सबूत मिलने वाला है जो न केवल जमीन का सच साबित करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि सुमन ने वर्षों पहले अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग किसके लिए किया था। और वह सच सामने आते ही रोहन की आंखों से निकले आंसू पूरे परिवार को भीतर तक हिला देने वाले थे। अगली सुबह सुमन, नंदिनी, अमित और रोहन फिर पुराने रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे। पूरी रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली थी। नंदिनी की आंखों में चिंता थी। रोहन बार बार कह रहा था, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो? सुमन ने कहा, सच को देर लग सकती है, हार नहीं। तभी कार्यालय का एक बूढ़ा कर्मचारी उनके पास आया। उसने पूछा, आप लोग उसी पुराने जमीन वाले मामले के लिए आए हैं? अमित ने तुरंत कहा, जी। बूढ़े कर्मचारी ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर बोला, एक रिकॉर्ड मैंने अलग रख दिया था। सब चौंक गए। कौन सा रिकॉर्ड? उसने एक पुरानी पेन ड्राइव निकाली। उस समय मुझे लगा था कि कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। कंप्यूटर में रिकॉर्ड चलाया गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि जमीन बेचते समय रोहन वहां मौजूद ही नहीं था। उसके नाम से किए गए हस्ताक्षर भी नकली थे। और वीडियो के आखिरी हिस्से में एक व्यक्ति दिखाई दिया, राजेश, मोहिनी मौसी का बेटा। वह रजिस्ट्रार कार्यालय से किसी आदमी को पैसे देते हुए दिखाई दे रहा था। अब सारा सच सामने था। राजेश ने लालच में रोहन के नाम से जाली दस्तावेज बनवाए थे ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। राजेश को पुलिस के सामने बुलाया गया। पहले वह सब कुछ नकारता रहा,
लेकिन जब वीडियो उसके सामने चलाया गया तो उसका चेहरा उतर गया। उसने आखिरकार सिर झुका लिया। हाँ, मैंने किया था। मोहिनी मौसी रो पड़ी। तूने ऐसा क्यों किया बेटा? राजेश बोला, मुझे लगा था जमीन की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। अगर वह जमीन मेरे हाथ आ जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। रोहन ने गुस्से से कहा, तुमने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। राजेश चुप रहा। फिर सुमन की तरफ देखकर बोला, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। सुमन ने पूछा, क्या? तुमने इतने सालों तक अपने परिवार को यह क्यों नहीं बताया कि जमीन का पैसा तुमने अपने पास नहीं रखा था? सुमन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैंने वह काम किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था। राजेश ने सिर झुका लिया। कुछ दिन बाद मामला खत्म हुआ। जमीन परिवार के नाम वापस आ गई। साहूकार का पुराना कर्ज भी पूरी तरह चुका दिया गया। घर बच गया। लेकिन इस बार घर केवल दीवारों से नहीं बचा था, रिश्ते बच गए थे। नंदिनी ने एक दिन सुमन से कहा, दीदी, मैं सोच रही हूं, अगर उस दिन आपने मुझे अपनी बहन की तरह नहीं अपनाया होता तो? सुमन मुस्कुराई, तो शायद आज हम दोनों एक दूसरे से दूर होती। नंदिनी बोली, और मैंने तो आपको जाने कितनी बार गलत समझा। सुमन ने कहा, गलतफहमी रिश्तों में आ सकती है, लेकिन उसे रिश्ते से बड़ा नहीं होने देना चाहिए। नंदिनी ने सुमन को गले लगा लिया। फिर एक दिन नंदिनी ने सुमन को एक छोटा सा डिब्बा दिया। सुमन ने पूछा, इसमें क्या है? नंदिनी ने कहा, खोलिए। सुमन ने डिब्बा खोला। अंदर एक सुंदर सा मंगलसूत्र था। सुमन की आंखें भर आईं। नंदिनी, यह क्यों? नंदिनी बोली, दीदी, आपने अपने गहने बेचकर हमारे घर को बचाया था। अब मेरी बारी है। सुमन ने तुरंत कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। नंदिनी मुस्कुराई, यह गहना नहीं है दीदी। फिर? यह मेरी तरफ से आपका सम्मान है। सुमन कुछ बोल नहीं पाई। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने मुझे सिखाया कि जेठानी सिर्फ घर की बड़ी बहू नहीं होती, वह छोटी बहू की मां भी बन सकती है। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीने बाद घर में फिर से खुशियां लौट आईं। शारदा देवी का स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा रहने लगा। अमित और रोहन ने मिलकर नया काम शुरू किया। नंदिनी और सुमन ने घर में सिलाई का छोटा सा काम शुरू किया। गांव की कई गरीब महिलाओं को भी काम मिलने लगा। एक दिन शारदा देवी ने दोनों बहुओं को पास बुलाया। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। मुझे हमेशा लगता था कि बहुएं घर में आती हैं तो घर के हिस्से बांट देती हैं। वह मुस्कुराईं। लेकिन मेरी दोनों बहुओं ने मुझे सिखाया कि अगर दिल बड़ा हो तो बहुएं घर बांटती नहीं, घर जोड़ती हैं। सुमन ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ साल बाद वही आंगन था, वही नीम का पेड़ था, लेकिन अब उस घर में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। नंदिनी की एक छोटी बेटी थी। वह दौड़ते हुए सुमन के पास आई। बड़ी माँ। सुमन ने उसे गोद में उठा लिया। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि कभी उसने सोचा था कि शायद उसकी जिंदगी में माँ कहलाने का सुख नहीं लिखा। लेकिन भगवान ने उसे एक अलग रास्ता दिया था। उसे सिर्फ एक बच्चा नहीं मिला था, उसे पूरा परिवार मिला था। नंदिनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुमन ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, मेरी बेटी। नंदिनी की आंखें भर आईं। वह पास आई और बोली, दीदी, याद है आपने एक दिन कहा था कि भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? सुमन मुस्कुराई। हाँ, नंदिनी ने कहा, देखिए, भगवान ने आपको एक नहीं, पूरी जिंदगी भर के लिए परिवार दिया है। सुमन ने नंदिनी को गले लगा लिया
और उस दिन सुमन ने पूरे परिवार से सिर्फ एक बात कही, रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं होती। सब चुप होकर उसकी बात सुनने लगे। सबसे खतरनाक चीज होती है बिना सच जाने किसी अपने के बारे में गलत सोच लेना, क्योंकि गरीबी से घर की चीजें कम होती हैं, लेकिन गलतफहमी से घर के लोग कम हो जाते हैं। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। सुमन ने आगे कहा, जेठानी और देवरानी का रिश्ता अगर तुलना बन जाए तो घर में रोज लड़ाई होगी, लेकिन अगर वही रिश्ता बहनों जैसा बन जाए तो घर की सबसे बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। शारदा देवी ने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। और उस दिन उस घर ने एक बहुत बड़ा सच सीखा, रिश्ते खून से नहीं, निभाने से अपने बनते हैं। किसी को उसके एक व्यवहार से मत परखिए। कभी कभी जो व्यक्ति आपको सबसे कठोर लगता है वही आपके लिए सबसे ज्यादा त्याग कर रहा होता है। और सबसे जरूरी, अपमान का जवाब अपमान से नहीं, अपने अच्छे कर्मों से देना चाहिए, क्योंकि समय जब सच सामने लाता है तो झूठ बोलने वालों की आवाज खुद शांत हो जाती है। उस दिन के बाद नंदिनी कभी सुमन को सिर्फ अपनी जेठानी नहीं कहती थी, वह हमेशा कहती मेरी भाभी नहीं, मेरी बड़ी बहन। और सुमन, वह हर बार मुस्कुराकर कहती मेरी देवरानी नहीं, मेरी बेटी। यही था उस घर का सबसे बड़ा धन। न जमीन, न पैसा, न गहने, बल्कि एक दूसरे का साथ।